तो लिखा था 11 रोजवुड चैम्बर्स, तारदेव, मुंबई 11/00/34। डियर सर, आपको विदित है कि बेलापुर की प्रॉपर्टी की खरीद के सिलसिले में हमारे बीच करार है कि 15 लाख रुपये के बयाने की एवज में हमें खरीद के लिए अपनी हामी बनने या इनकार करने के लिए 3 महीने का वक्त मिलेगा। वो वक्त शनिवार दिनांक 11/12/2004 को रात 12 बजे समाप्त होगा। अगर तब तक हम अपनी मंजूरी आपको अरसाल नहीं करते तो खरीद की बाबत हमारी ऑप्शन अपने आप ही खारिज समझी जाएगी। लेकिन अगर वक्त रहते हम अपनी मंजूरी आपको अरसाल करते हैं तो उक्त प्रॉपर्टी को परस्पर सहमति से पहले निर्धारित मूल्य पर खरीदने के लिए अधिकारी हम और सिर्फ हम होंगे। हम उस प्रॉपर्टी को खरीदने के पहले दिन से इच्छुक हैं, लेकिन मंजूरी आखिरी दिन तक रोक के रखने की वजह ये थी कि हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आप हमारे बीच हुए करार का इसलिए कोई तोड़ सोच रहे हैं क्योंकि हाल में उस प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम नहीं तो दोगुना हो गई है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के आजू बाजू की प्रॉपर्टी के मालिकान आप पर हमारे से कहीं ऊंची कीमत का दबाव बना रहे हैं। तो आप हमारे साथ अपने करार से मुकरें और प्रॉपर्टी दूसरी पार्टी को बेच पाने की जुगत करें। बड़े दुख की बात है कि आप ऊंची ऑफर के लालच में जेर साया करार से मुकरने की कोशिशों में पूरी तरह सक्रिय हैं। इसी वजह से दूसरी पार्टी की शय पर आप ये भी प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उक्त प्रॉपर्टी की खरीद एक घाटे का सौदा है, जिसमें 15 करोड़ की रकम लगाना ज़्यादा नहीं तो अभी रकम डुबोने के समान है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपकी इस भ्रामक पब्लिसिटी का हमारे इरादों पर कोई असर नहीं हुआ है और आपको तपाने के लिए, आपके मन में एक झूठी उम्मीद जगाने के लिए अधोस्थाक्षरकर्ता ने जानबूझकर खरीद की अपनी मंजूरी को रोक कर रखा था। अब हमारी मंजूरी आपके हाथों में है। हम अगले हफ्ता के पहले दिन सुबह 10 बजे खरीद की कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए आपके ऑफिस में इस अपेक्षा के साथ अपना प्रतिनिधि भेजेंगे कि आप उसके साथ पूरा सहयोग करेंगे और उसी रोज़ तमाम कार्रवाई को मोहर बंद करके अपनी सदस्यता का परिचय देंगे। शुभकामनाओं के साथ, बहुदीय विलासराव मोडक। उसने चिट्ठी को डेस्क पर फेंक दिया और फिर बेबसी से बोला, साला हरामी, गोली लगे कमीने को। फिर उसे याद आया कि गोली तो उसे लग भी चुकी थी। तब उसने अपने कोसने को संशोधन किया, जहन्नुम की आग में झुलसे कमीना। कई क्षण भड़कता तड़पता, पहलू बदलता वो खामोश बैठा रहा। फिर उसने मेज पर से एक चिट्ठी उठा ली, उसे पूर्ववत मोड़ा, उसे उसके लिफाफे में वापस धकेला और उसे अपने कोट की बाहरी जेब में डाल लिया। फिर उसने बाकी की चिट्ठियां काबू में की और फ्रंट डोर पर पहुंचा। वहां उसने तमाम चिट्ठियां जिर्री के सामने फर्श पर वैसे ही डाल दी जैसे पड़ी वहां से उठाई थी। उसने पीछे हटकर उनका नज़ारा किया, फिर आगे बढ़कर झुककर फर्श पर पड़ी कुछ चिट्ठियों को पुनः व्यवस्थित किया। फिर उसे एक नई सोच सूझी। उसने तमाम चिट्ठियों को उठा लिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखा। बाहर से उसने चिट्ठियों की जिर्री में यूं आधा धकेला कि वो जिर्री में ही अटक कर रह जाती। गुड। उसने दरवाजे को लॉक किया और घूम कर आगे बढ़ा। तभी गलियारे के दूसरे सिरे पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वो ठिठका। उसने सशंक भाव से उसकी तरफ देखा तो पाया कि वो जमादार था, जो कि गलियारे में झाड़ू लगाना शुरू कर रहा था। उसने इत्मीनान की सांस ली और फिर आगे बढ़ा। जमादार ने उसे सलाम किया और उसका जवाब उसने गर्दन हिलाकर दिया। आज जल्दी आ गए साहब, वो बोला। लिहाजा जमादार उसे पहचानता था। पार्टनर मेरे से पहले आने वाला था। वो भरसक अपने स्वर को सहज बनाता बोला, आया नहीं, इत्तेफाक से आज मेरे पास ऑफिस की चाबी नहीं है, इसलिए वापस जा रहा हूँ। ओह, वो सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे वहाँ देखता और सुबह इतनी जल्दी उसके वहाँ पहुँचा होने की हाजिरी लगती। लेकिन जमादार का क्या था, वो तो बदलता रहता था। कभी कोई होता था, कभी कोई होता था। नीचे पहुंचकर वो चुपचाप इमारत से बाहर निकला।
करीब ही एक पब्लिक टॉयलेट था, जिसमें पहुंचकर उसने जेब से चिट्ठी निकाली और उसे जलती माचिस दिखाई और राख को टॉयलेट के सिंक का नल का चलाकर पानी में बहा दिया। वो वापस फुटपाथ पर पहुंचा। उसने अपना एक चौथाई पिया सिगार फिर सुलगा लिया और एक खंबे के साथ टेक लगाए उसके कश लगातार प्रतीक्षा करने लगा। 10 मिनट बाद उसे फुटपाथ पर बगल में रोल किया हुआ अखबार दबा तेजी से चला आता अपना पार्टनर कपिल ओसवाल दिखाई दिया। वो करीब पहुंचा तो कोठारी उसके रूबरू हुआ। ओसवाल ठिठका, ओह हेलो। फिर वो बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बताता हूँ। हम ऑफिस में नहीं चल रहे। नहीं? वजह छोटे, वो चिट्ठी आई है। चिट्ठी? मोडक की डील की मंजूरी की चिट्ठी। ओह, आ ही गई आखिरकार। हरामी हमारे मुकम्मल गेम से वाकिफ था। कमीने ने चिट्ठी में साफ लिखा था कि उसने हमें तपाने के लिए, हमारे मन की झूठी उम्मीद जगाने के लिए जानबूझकर अपनी मंजूरी को आखिरी दिन तक रोक के रखा था। सन ऑफ बिच, ओसवाल दांत पीसता फुफकारा। लाउजी सन ऑफ बिच। वो नहीं जानता किनसे पाला पड़ा है, नहीं जानता कि वो शेर है तो हम सवा शेर हैं। ऐसा? हाँ, यानी कि हमारे पास उसकी चाल का कोई तोड़ है क्या? उसकी चिट्ठी हमें नहीं मिली। क्या मतलब? समझ। आज कोई दर्जन भर चिट्ठियां आई थीं। उनमें से उसकी चिट्ठी अलग करके मैं बाकी की चिट्ठियां मेन डोर के डाक के लिए बनी जिर्री में अटका दी हैं। 9:45 जब हमारी सेक्रेटरी यहाँ पहुँचेगी और हमेशा की तरह ऑफिस खोलेगी तो वो चिट्ठियाँ सबसे पहले उसी के हाथ लगेंगी। डाक हैंडल करना उसी का काम है। तो तमाम चिट्ठियाँ खोलेगी, उनके साथ उनके लिफाफे नत्थी करेगी, उन्हें पढ़ेगी और अपने कमेंट के साथ आगे हमें पेश करने के लिए फोल्डर में रख देगी। ये डाक हैंडलिंग के हमारे ऑफिस की हमेशा की रूटीन है, नहीं? हाँ, हमेशा की तरह 10 बजे ऑफिस पहुंचेंगे। हम उससे डाक के बारे में पूछेंगे और ख़ास तौर से सवाल करेंगे कि क्या विलासराव मोडक की भेजी कोई चिट्ठी आई थी। तब वो क्या जवाब देगी? यही कि नहीं आई थी। एग्जैक्टली। उस जवाब से हमारे चेहरों पर खुशी दिखाई देगी। हम हाथ मिलाएंगे, बगल गिर होकर मिलेंगे, हंस के दिखाएंगे और भी वो सब करेंगे जो कोई गुड न्यूज़ हासिल होने पर किया जाता है। और हमारी सेक्रेटरी हमारा वो तमाम ड्रामा देखेगी। फिर हम उसी से दूसरी पार्टी को फ़ोन लगवाएंगे और उसे बोलेंगे कि अब उनसे डील का रास्ता साफ था। उस दौरान तुम अपनी बगल में दबा अखबार खोलोगे, उसके मुख्य पृष्ठ की हेडलाइट पर निगाह डालोगे, मुंह से हैरानी भरी सिसकारी निकालोगे और फिर अखबार में छपी मोटक के कत्ल की खबर उसकी तरफ इशारा करोगे। यूं ये जाहिर होगा कि हमें तभी पता चला था कि बेचारा मोटक स्वर्गवासी हो गया था। और हमारी सेक्रेटरी हमारे इस सॉन्ग एंड ड्रामा शो की गवाह होगी। एग्जैक्टली। इतनी सीधी तो नहीं है वो। अगर वो भाप गई कि हम उसको दिखाने के लिए ड्रामा कर रहे थे तो नहीं भाग नहीं भाप पाएगी। उसकी सारी होशियारी उसकी जॉब में है, उसका टाइप शॉर्ट हैंड में है, उसके अलावा वो वैसे ही मूड है जैसे उसकी उम्र की तकरीबन लड़कियां होती हैं। देख लेना, उसे कुछ नहीं सूझने वाला। वक्त आने पर वो हमारे लिए बहुत उम्दा गवाह बनेगी। लेकिन अगर किसी तरीके से साबित हो गया कि वो चिट्ठी हमें मिली थी तो कैसे साबित हो जाएगा? जब चिट्ठी को मैंने बरामदी के काबिल छोड़ा ही नहीं तो कैसे साबित हो जाएगा? चिट्ठी हाथ से लिखी गई थी, ये टाइप शुदा थी। उसने कॉपी रखी होगी तो क्या हुआ? उसने दर्जन कापियाँ रखी हों। हमारा स्टैंड है कि ओरिजिनल में हमें नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? पोस्ट करना भूल गया होगा, ये डाक में इधर उधर हो गई होगी। हमारी सेक्रेटरी हमारी गवाह की आज की डाक में मोडक की चिट्ठी नहीं थी। वो डिलीवरी की गारंटी चाहता था तो वक्त रहते उसे रजिस्ट्री भेजनी चाहिए थी। चिट्ठी कुरियर से अरसाल करनी चाहिए थी। अगर भेजी तो क्यों उस चिट्ठी साधारण डाक से भेजी? क्या हूँ कबूल कर कि हालत हमारे हक में है, हमारे काबू में है। चिट्ठी लोकल थी? नहीं, मुरुड से आई थी। लिफाफे पर मुरुड की मोहर थी। अपने आर्ट पर वो इधर अक्सर आता आता है। तफरीहन तफरीहन साथ में दफ्तर सजा कर नहीं। वहाँ
डिक्टेशन लेने कोई तफरीहन साथ में दफ्तर सजा कर नहीं, वहाँ डिक्टेशन लेने के लिए वो कोई स्टेनोग्राफर साथ लेकर नहीं गया होगा। वहाँ अगर उसे टाइपराइटर उपलब्ध होगा जिस पर उसने चिट्ठी टाइप की होगी तो वो खुद ही की होगी। चिट्ठी डिटेक्शन लेकर स्टेनोग्राफर ने टाइप की हो तो वो टेक्स्ट के एन नीचे चिट्ठी को बॉटम पर अपने नाम के प्रथमाक्षर में भी टाइप करता है। ये स्थापित ऑफिस रूटीन है जिसके बाद में किसी चिट्ठी को देख कर जाना जा सकता है कि डिक्टेशन लेकर उसे किसने टाइप किया था। ऐसे कोई प्रथमाक्षर इनिशियल्स उस चिट्ठी पर दर्ज थे? वो सोचने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया था। फिर वो तनिक खेदपूर्ण स्वर में बोला, सच पूछो तो ये सब बातें मुझे सूझी ही नहीं थी। चिट्ठी करने में जल्दबाजी की डैडियो, इससे कोई फर्क पड़ता है? शायद पड़ता हो। नहीं पड़ता। हमारा स्टैंड है कि हमें चिट्ठी नहीं मिली। जब चिट्ठी हमने देखी ही नहीं तो हमें क्या पता उस पर क्या दर्ज था। कबूल, लेकिन फिर भी हमें पता चलना चाहिए कि क्या यार्ड पर उसे कोई टाइपराइटर उपलब्ध था? क्या उसने उस पर वो चिट्ठी खुद टाइप की थी या यार्ड पर रवाना होने से पहले उसने उसे ऑफिस में डिक्टेट कराया था? चिट्ठी ऑफिस में डिक्टेट कराई गई होती तो पोस्ट भी यहीं से करके जाने में क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम कोई नहीं थी, लेकिन आपने खुद तो बोला डैडियो की वो हमें तपाने के लिए चिट्ठी को आखिरी क्षण तक होल्ड करके रखना चाहता था। इस लिहाज से क्या बड़ी बात है कि उसने चिट्ठी अपने ऑफिस में बहुत पहले तैयार कर ली हो लेकिन पोस्ट उसे परसों मुरुड में ले जाकर किया हो या ना किया हो? क्या मतलब? चिट्ठी पोस्ट कर पाने से पहले ही उसका कत्ल हो गया हो, चिट्ठी जेब में ही पड़ी रह गई हो। उस सूरत में पुलिस ने उसे लाश पर से बरामद किया होगा। ऐसा हुआ होता तो अखबार की खबर में चिट्ठी का कोई जिक्र होता। वो कुछ क्षण खामोश रहा और फिर झुंझलाए स्वर में बोला, तो खामा खा की उलझनों में पड़ रहा है। सौ बातों की एक बात ये कि चिट्ठी हमें नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। कबूल, कबूल, कबूल। अब मेरी एक बात का जवाब दीजिए। पूछो। जवाब ये समझ के देना डैडियो कि बहुत जल्दी यही सवाल आपसे पुलिस भी पूछेगी। कौन सा सवाल? शनिवार शाम को कहाँ थे? कोठारी ने अपलक अपने फंडर को देखा। तो ये बात है। फिर वो धीरे से बोला, करोड़ों का मामला है डैडियो। तू समझता है कि मैं कुछ नहीं समझता। जो समझती है पुलिस समझती है, समझेगी। खास मेरी बाबत समझेगी। जब ये सवाल होगा तो तुझे बख्श देगी? नहीं। लेकिन शनिवार शाम की दोपहर बाद वो आधी रात तक कि मेरे पास बड़ी सिक्के बंद एलिबाई है। उस फ्रंट पर आपकी क्या पोजीशन है कोई एलिबाई? कोठारी ने उत्तर न दिया। अभी टाइम है। नहीं है तो गड़े लेना। जवाब में कोठारी का सिर हौले से सहमति में हिला। दिव्या मेहता अपनी कार पर बांद्रा पहुंची जहां उसकी मंजिल हिल रोड पर स्थित एक कोठी थी। उसने कॉल बेल बजाई। एक मिनट ने दरवाजा खोला। दिव्या को पहचान कर उसने उसका अभिवादन किया। मीनाक्षी घर में है? दिव्या ने पूछा। मैडम घर में है, मेट बोली। लेकिन उनका हुक्म है कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। कहाँ है? अपने बेडरूम में। लेकिन बाजूवट? लेकिन सोना नहीं। मैडम मैडम मेरी वाट लगा देंगे। बोलना मेरे पास पिस्तौल थे। उसने मेट को जबरन परे धकेला और लंबे डग भरती आगे बढ़ी। उसे मालूम था कि कोठे में मीनाक्षी का बेडरूम कहाँ था। उसने पहली मंजिल पर पहुंचकर उसने दरवाजे को धक्का दिया। मीनाक्षी खिड़की के करीब कुर्सी पर बैठी चाय चुसक रही थी। उसने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। मैडम, मैंने मना किया। दिव दिव्या के पीछे से मैट याचनापूर्ण स्वर में बोले। पड़ी हम जबरदस्ती घुस आए। वांदा नहीं, मीनाक्षी बोली, तू जा। मेट दरवाजे पर से हट गई। हाँ दिव्या, मीनाक्षी बोली। चाय पियोगी? नहीं, दिव्या बोली। बैठ। शुक्रिया। कैसे आई? मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मेरी हिदायत पर मेरा वकील विलासराव मोडक की एस्टेट का चार्ज ले रहा है। मालूम है, मेरे वकील ने अभी फ़ोन कर मुझे खबर दी थी। तुम क्या करोगी? मैं क्या करूँगी? केस लड़ने का इरादा है? अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया।
फैसला कोई इतना मुश्किल तो नहीं, तुम्हें मालूम ही होगा कि तुम्हारे लिए खामोश बैठना ही बेहतर होगा। तुम मुझे पट्टी पढ़ाने आई हो? पट्टी? कि मैं खामोश बैठूं? मैंने क्या पट्टी पढ़ानी है? अगर तुम्हारा वकील काबिल है तो उसने भी तुम्हें यही कहा होगा कि अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें अपने वकील की राय से इत्तेफाक हुआ होगा। मोडक साहब ने अपनी वसीयत में तुम्हारे पति को अपना मेजर बेनिफिशियरी दर्ज किया था और मुझे 5% की खैरात का हकदार ठहराया था, लेकिन साथ ही ये भी दर्ज किया था कि अगर तुम्हारा पति एन शिवा राजा राम मोडक साहब से पहले मर जाता था तो सारी संपत्ति की स्वामी स्वामी हुई मैं बन जाती हूँ। तुम्हें मालूम ही होगा। मालूम है। उस शख्स को मेरे से नफरत थी। वो राजी से कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता था जो मेरे हक में जाता। ऐसा ना होता तो उसने वसीयत में साफ दर्ज कराया होता कि शिवा की किन्हीं भी हालत में मौत की सूरत में उसका हिस्सा मुझे मिले। तुम अपना कोई दावा कोर्ट में खड़ा कर सको ऐसी गुंजाइश अभी 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 भी है? अच्छा, अभी ये बहस का मुद्दा है कि पहले कौन मरा, किस पोजीशन में दोनों लाशें पड़ी पाई गई थी। उनसे तो इस बात की संभावना दिखाई देती कि तुम्हारे पति से पहले मोडक साहब जान से गए थे, यानी कि फिर शिवा उनका वापिस और मैं शिवा की वारिस, इसलिए दौलत मेरी। हाँ, तुम यहाँ ना आई होती तो अगर ये तुम्हें इस बात पर एतबार ना आ रहा होता कि मोडक साहब पहले मरे थे, तुम यहाँ इस फिराक में आई हो कि मूर्खों जैसी बातें ना करो। मैं यहाँ व्यवहारिक बात करने आई हूँ। संभावना ये दिखाई देती है कि निर्विवाद रूप से ये कभी स्थापित नहीं हो पाएगा कि पहले कौन मरा था। हमारी इस उलझन में उलझने का मतलब होगा कि पैसा हम दोनों के हाथ से निकल जाएगा और कोई तीसरा ही मालिक बन बैठेगा। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी राय मानकर चुप बैठूँ और तुम्हें मालकिन बन जाने दूँ? क्या हर्ज है? मैं स्टेट का चार्ज ले लूँगी तो एक तो मोडक साहब का चलता बिजनेस चलता रहेगा और दूसरे मुझे ये जानने में फर्स्ट हैंड मौका मिलेगा कि उनकी तमाम चल और अचल संपत्ति कितनी थी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उस दौरान उनके एक काले पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी। उस दौरान शायद पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली होने का दावा पेश करे कि पहले कौन मरा था। मीनाक्षी पहले इनकार में सिर हिलाने लगी। क्या हुआ? शिवा ने कोई वसीयत छोड़ी छोड़ी हो सकती है तो, जिसके जरिए उसने मुझे अपने विरसे से बेदखल किया हो सकता है। उस सूरत में मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि पहले कौन मरा? ये स्थापित हो भी जाए कि पहले मोडक साहब मरे और शिवा को उनका वारिस करार दे भी दिया जाए तो शिवा की मेरे खिलाफ वसीयत की वजह से मैं तो उसकी वारिस नहीं बन पाऊंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर शिवा पहले मरा होगा तो तुम्हारी चांदी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो होगा तो हम दोनों की छुट्टी। तुम्हें पक्का है कि तुम्हारे पति ने ऐसी कोई वसीयत छोड़ी है जिसका कि तुम जिक्र कर रही हो? नहीं, पक्का तो नहीं, लेकिन जैसे इन दिनों हमारे ताल्लुकात थे उसकी वजह से अंदेशा है। कोई इंश्योरेंस वगैरह है? उसकी नॉमिनी तो तुम ही होगी। हाँ, लेकिन नॉमिनी को बदला भी तो जा सकता है। मोटक साहब मेरे इतने खिलाफ थे, हो सकता है उन्होंने शिव को भड़काया हो और उसने चुपचाप नॉमिनेशन को तब्दील करा दिया हो। वो तुम्हारी इस हद तक मुखाफलत कर सकते थे? वो किसी भी हद तक मेरे खिलाफ जा सकते थे। मर न गए होते तो मेरा उन पर इज्जत हद तक का और मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने का मुकदमा ठोकने का इरादा था। मेरे वकील ने फाइल करने के लिए पेपर तैयार करा भी लिए हुए थे। तुम इतना बड़ा कदम उठाने की तैयारी किए बैठी थी? हाँ, क्यों? तुम्हें पता है क्यों? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, इसको कहते हैं चोर भी और चतुर भी। सब तुम्हारा खेल है मेरी बहना। नहीं, नहीं, तुम्हें कैसे मालूम मैं शिवा के लिए पीछे कोई चिट्ठी छोड़ी थी? दिव्या ने उत्तर न दिया। और कोना कोना आइसलैंड पर जो तुमने चिट्ठी की बाबत मुझे फ़ोन किया था वो मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए किया था क्या? तुम नहीं चाहती थी कि वो चिट्ठी बरामद होती और उसका प्रचार होता? मैं नहीं चाहती थी। क्यों भला? क्योंकि
उसमें तुम्हारा जिक्र था। क्या कह रही हो? यूं हैरान होकर दिखाने दिखाने से कुछ नहीं बनेगा दिव्या मैडम। ऐसे तो तुम कहोगी कि तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि वो दोनों मर्द यार्ड पर क्या खिचड़ी पका रहे थे। सच में नहीं मालूम? क्या कहने? तुमने कहा और मैंने मान लिया। क्या कहना चाहती हो? तुम जानती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मोडक साहब तुम्हारे से पीछे छुड़ाना चाहते थे। उन्हें अंदेशा था कि तुम उन पर वादा खिलाफी का केस कर सकती थी, इसलिए वो तुम्हारे से पल्ला झाड़ने की जुगत कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि शिवा तुम्हारे पर दिल रखता था, लेकिन वो ऐसा अंधा था कि उसे नहीं दिखाई देता था कि तुम्हारा मोडक साहब से अफेयर था। ये झूठ है। दिव्या तीव्र तीव्र प्रतिवादपूर्ण स्वर में लगभग चिल्लाती बोली, बकवास है। ये हकीकत है। तुम नहीं जानती कि मोडक साहब कैसी गहरी मार करने वाले शख्स थे। वो मेरे से नफरत करते थे, इसलिए शिवा को, जो उनका जिगरी दोस्त था, मेरे खिलाफ करने की कोशिश करते थे और आखिरकार अपनी कोशिश में कामयाब होकर रहे थे। अपनी एक चाल के तहत उन्होंने चारे की तरह तुम्हें शिवा के सामने लहराया था और आखिरकार अपनी इस कोशिश में भी कामयाब रहे थे। यानी कि उनकी चाल से ही शिव तुम पर मरने लगा था। तो तुम पागल हो। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे शिवा से कोई ताल्लुकात नहीं? वो क्या है कि 2-4 बार की मामूली मेल मुलाकात को तो ताल्लुकात का दर्जा नहीं दिया जा सकता है ना। मामूली मेल मुलाकात? यार ट्रिप पर जाने को मामूली मेल मुलाकात कहते हैं? मेरी यार ट्रिप्स मोडक साहब के साथ थी। इत्तेफाक से तुम्हारा पति उन ट्रिप्स पर हमारे साथ था। इत्तेफाक से माई फूट। कभी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ है था मेम साहब। वो सब मोडक साहब की एक नपी तुली चाल के तहत प्री अरेंज था। अब इस बात को तोलो और फिर बोलो। दिवा खामोश रही। तुम बेपर की उड़ा रही हो? फिर वो हिम्मत करके बोली, मुझे शर्मिंदा करने के लिए इस कहानी गढ़कर सुना रही हो? अच्छा, हाँ, मेरा पति मर गया, लेकिन शुक्रवार रात मेरे को ये कह के मारा, उसकी तस्दीक करने के लिए अफसोस कि मैं उसे जिंदा नहीं कर सकती। क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि मेरे उसके बीच में अब कुछ बाकी नहीं था। वो तुमसे मोहब्बत करता था, इसलिए मेरे से तलाक चाहता था। उसने ऐसा कहा था? बराबर कहा था, और कहकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी थी। लेकिन मुझे इस बाबत कुछ खबर नहीं। तुम मेरा यकीन करो, मुझे ऐसी किसी बात का कोई हिंट तक नहीं। कैसे नहीं? तुम्हें मालूम था कि चिट्ठी में क्या था जो शनिवार यहाँ से जाते वक्त मैंने शिवा के लिए पीछे छोड़ी थी? तुम्हें मालूम था कि उसकी मौत की रूप में पुलिस यहाँ पहुँचना महज वक्त की बात थी? फिर वो चिट्ठी पुलिस के हाथ लग के रहती। तुम ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी तुम्हारा नाम एक कत्ल के केस में घसीटा जाता। इसलिए तुमने मुझे फ़ोन किया इसलिए तुमने मुझे फ़ोन किया कि मैं फ़ौरन यहाँ पहुँचूँ और वक्त रहते चिट्ठी नष्ट कर दूँ। कहो कि मैं गलत कह रही हूँ? दिव्या खामोश रही। अच्छा, यही बताओ कि पीछे मुरुड में असल में क्या हुआ था? क्या मतलब? तो मैं मालूम है क्या मतलब? कत्ल की बाबत हल्ला करने की कितनी देर तुम यार्ड पर थी? कुछ ही मिनट। कितने मिनट? इतने मिनट में जितने में कि गन ठिकाने लगाई जा सकती थी और चिट्ठी नष्ट की जा सकती थी। चिट्ठी? कैसे चिट्ठी? जो आत्महत्या करने वाला पीछे छोड़कर जाता है। सुसाइड नोट। सुसाइड नोट? आत्महत्या? ये तुम क्या कह रही हो? किसकी आत्महत्या? कैसा सुसाइड नोट? मोडक साहब मुरुड में शिवा की तुम्हारे से मुलाकात कराना चाहते थे। वो शिवा के लिए एक मुनासिब और माकूल माहौल पैदा करना चाहते थे, जिसमें शिवा अपने प्रेम का इजहार तुम पर कर पाता। लेकिन जो बात मोडक साहब को नहीं मालूम थी, जो बात तुम्हें नहीं मालूम थी, वो मुझे मालूम थी। कौन सी बात? कौन सी बात? शिवा को शक था कि तुम्हारा मोडक साहब से अफेयर था। मोडक साहब के रहते तुम कभी उसकी नहीं बन सकती थी, इसलिए वो मोडक साहब का कत्ल करने का इरादा बनाए बैठा था। हे भगवान! पिछले शुक्रवार को मैंने इस बाबत मोडक साहब को खबरदार करने की कोशिश भी की थी। खास इस काम के लिए उनके ऑफिस गई थी, लेकिन उन्होंने मेरे से मिलने से इनकार कर दिया था।
वो तब मेरी बात सुन लेते तो शायद आज जिंदा होते, मैं भी विधवा ना हुई होती। तुम्हारा मतलब है कि हाँ, मेरा यही मतलब है। यार्ड पर शिवा ने मोटक साहब का कत्ल कर दिया और फिर अपने अंजाम से दहल कर खुदकुशी कर ली। हे भगवान, मैं अपने पति की आदतों से वाकिफ हूँ, इसलिए जानती कि उसने अपने पीछे कोई सुसाइड नोट जरूर छोड़ा होगा। तुम यार्ड पर पहुंची, तुमने लाशें देखी, तुमने सुसाइड नोट को नष्ट कर दिया और गन उठाकर समुद्र में फेंक दी, क्योंकि लगता था कि वो हत्या और आत्महत्या का नहीं, डबल मर्डर का केस था। मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि ये बात छुपे रह पाती कि यार्ड पर जो खून खराबा हुआ था वो तुम्हारी वजह से हुआ था, ताकि ये राज उन दोनों की मौत के साथ हमेशा के लिए दफन हो जाता कि तुम एक ही एक की पल्ला छुड़ाई मिस्ट्रेस थी और दूसरे की माशूका थी। किसकी मिस्ट्रेस थी मैं? मोडक साहब की मिस्ट्रेस, यानी कि कीप, रखेल, दाश्ता। हाँ, तौबा, कैसा भ्रष्ट दिमाग है तुम्हारा। अरे मोडक साहब मेरे पिता की उम्र के थे, तो क्या हुआ? ऐसे ही लोगों को रखेल की जरूरत होती है। मीनाक्षी, देवा ने एक गहरी सांस ली। मुझे तुम्हारे पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। अच्छा। हाँ, ये बात मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तुमने हालात हालात ऐसे पैदा कर दिए कि इसलिए मजबूरी होकर तुम्हें बताती हूँ। मीनाक्षी, मोडक साहब को मेरी माँ से प्रेम था, लेकिन मेरी माँ का उनका प्रेम स्वीकार नहीं हुआ था और उसने हरीश मेहता से, मेरे पति से शादी कर ली थी। लेकिन मेरे पिता की मेरी माँ से ना निभी और वो उसे छोड़कर चले गए। फिर मेरी माँ की मौत हो गई। 2 साल पहले एक ऑटो एक्सीडेंट में मेरे पिता की भी मौत हो गई। मोडक साहब ने अखबार में वो खबर पढ़ी तो उन्होंने मेरी माँ को तलाश करने की कोशिश की। तब उन्हें मालूम हुआ कि वो भी मर चुकी थी, लेकिन पीछे एक बेटी छोड़कर गई थी जो कि मैं थी। बकौल उनके मैं एन वैसी लगती थी जैसे कि मेरी उम्र में मेरी माँ लगती थी। तब उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उन्हें अपना पिता समझूं। मैं अनाथ थी, बेसहारा थी, इसलिए मुझे उनकी बात कबूल हुई। मीनाक्षी, ये था मेरा रिश्ता मोटक साहब से, न कि वो जो तुमने कहा। अच्छा, तो तुम अपने आप को मोटक साहब की नाजायज औलाद साबित करना चाहती हो? मैं कुछ नहीं जानती, मेरी माँ ने इस बाबत मुझे कभी कुछ नहीं बताया। ये कह के भी तुमने इसी बात की तरफ इशारा कर रही हो कि तुम मोटक साहब की नाजायज औलाद हो सकती हो। एक बात बताओ, पूछो। अगर ऐसा है तो फिर मोटक साहब ने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का वारिस क्यों ना बनाया? शिवा को क्यों बनाया, जो उनका कुछ भी नहीं लगता? मुझे भी बनाया, 5% का। शिवा हिस्सा 95% और तुम्हारा 5%। कोई बेटे के साथ ऐसे पेश आता है? अलबत्ता माशूक के लिए, खैरात के तौर पर नहीं तो इनाम के तौर पर ऐसा कदम उठा सकता है? तुम मुझे जलील कर रही हो। नहीं मेरी बहना, चलो मैं ये कबूल कर लेती हूँ कि तुम्हारा इससे ज़्यादा ख्याल किया। जो वसीयत में ये लिखवाया कि अगर शिवा पहले मर जाए तो तमाम माल तुम्हारे हवाले। आप खुश हो? देखो तुम, बहरहाल कहानी अच्छी गढ़ी तुमने। मीनाक्षी एक नकली जमाई लेते हुए बोली। खड़े पैर सोची, इस लिहाज से तो बहुत ही अच्छी है। अब जबकि संबंधित व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है तो भला कौन तुम्हारी इस कहानी को झुठला सकता है? दिव्या ने आध भाव से उसकी तरफ देखा। एक्टिंग कमाल की करती हो, कभी फिल्मों में जाने का ख्याल ना आया? दिव्या उठ खड़ी हुई। वो बोली, गलती की जो यहाँ आई। मैंने सोचा था कि हम दोनों एक दूसरे को किसी गलत किस्म की पब्लिसिटी और बदनामी से बचा सकेंगे, कोर्ट कचहरियों के धक्के खाने से बच सकेंगे, लेकिन अब क्या कहूँ, चलती हूँ। रुको रुको, अभी मैंने तुम्हारी बात का जवाब कहाँ दिया है? कौन सी बात का? इस बात का कि अगर तुमने मोटक साहब की स्टेट का चार्ज लेने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगी। अब मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करोगे, तुम हकीकत में से मुंह चुरा कर जा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं, तुमने कोई हकीकत बयान नहीं की है। मुझे यकीन नहीं कि तुमने कहा वो सच है। सच है, इसलिए यकीन करना चाहिए तुम्हें। शिवा मेरा पति था, इसलिए उसके मिजाज से मेरे से बेहतर कौन वाकिफ हो सकता था। उसके किरदार की जो एक ख़ास बात थी वो ये थी कि वो सनकी था। किसी बात की सनक उस पर सवार हो जाती तो वो दीवाना हो जाता था।
उसे शक था कि तुम्हारा मोटक साहब से अफेयर था या नहीं था, लेकिन उसे शक था। वो शनिवार को जब यहाँ से भागा था तो अपनी गन साथ लेकर भागा था। उसी वजह से मैंने मोटक साहब को खबरदार करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मेरे से मिलना कबूल नहीं हुआ था। नतीजा देख लो क्या हुआ। तुम्हारा पति गन रखता था? हाँ, लाइसेंस शुदा 32 कैलिबर की जर्मन रिवॉल्वर। उसी से उसने यार्ड पर मोटक साहब को शूट किया और फिर खुद को भी गोली मार ली। यूं कोई मरता है तो वजह बयान करके मरता है। उसने भी की होगी, वजह बयान करती हुई कोई चिट्ठी पीछे छोड़ी होगी। शिवा से तो ये खास तौर से अपेक्षित था, क्योंकि वो दस्तूर से, तरतीब से, नफासत से हर काम करने का आदी था। तुम इतनी तुम कहती हो उसने शुक्रवार को तुम्हें बताया था कि वो मेरे से मोहब्बत करता था? हाँ, और इसलिए तुम्हारे से आज़ादी चाहता था। हाँ, जो कि तलाक से ही मुमकिन थी। फिर साथ गन रखने लगा। हाँ, ताकि मौका हाथ आने पर मोडक साहब का काम तमाम कर पाता। हाँ, ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि जब उसने कहा था कि मेरे से मोहब्बत करता था तो तुमने उसे ताना मारा था कि मैं तो बासी खीर थी, मैं तो मोडक साहब की, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तुमने? हाँ, पीछे छुड़ाई मिस्ट्रेस थी। ठीक। वो निगाह चुराने लगी। कबूल करो कि तुमने ऐसा कहा था। कहा था तो क्या हुआ? तो नीचता की इंतहा हुई। कैसी खुद गर्ज औरत हो तुम कम हो क्या? तुम्हारी गर्ज ने तो तुमसे बहुत बड़ा काम कराया। तुमने मौकाया वारदात से सुसाइड नोट गायब कर दिया, गन गायब कर दी, ताकि वो डबल मर्डर का केस लगता और तुम्हें यह स्थापित करने का मौका मिलता कि शिवा पहले मरा था, ताकि दौलत पर तुम्हें काबिज हो पाती। अगर उसे हत्या और आत्महत्या की वारदात बने रहने दिया जाता, जो कि वो थी, तो शिवा वारिस होता और नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम कायदा कानून नहीं जानती। कानून किसी को अपने ही अपराध से लाभान्वित होने की इजाज़त नहीं देता। कातिल मकतूल का वारिस नहीं बन सकता, भले ही वो उसका कितना सगा हो। आया कुछ समझ में? मीनाक्षी खामोश रही। और कातिल वो ही नहीं होता जो कि कत्ल का अंजाम देता, वो भी होता है जो उसे कत्ल के लिए उकसाता है। तुमने मेरे बारे में वो वाही तबाही बक के अपने पति को मोडक साहब के खिलाफ किया और यूं एक तरह से उसे कत्ल के लिए उकसाया। इसलिए अगर तुम्हारे पति ने मोडक साहब का कत्ल किया है तो तुमने कत्ल में बराबर की शिरकत की है। ठीक है मेरी बहना, मीनाक्षी दबे स्वर में बोली। कुछ वाही तबाही मैंने बकी, कुछ तुमने बकी। कुछ गलत बयानी मैंने की और कुछ तुमने की। मैं तुम्हें मोटक साहब की मिस्ट्रेस करार दिया तो तुमने बड़ी सफाई से उन्हें अपने पिता का समान साबित कर दिखाया, बल्कि पिता ही साबित कर दिखाया। अब क्यों ना हम जो तुलसी तलखी हुई उसे भुला दें और बैठ के आगे के लिए कोई जॉइंट स्ट्रेटेजी तैयार करें। अरे बैठना, कहाँ जा रही है? दिव्या पांव पटकती वहां से रुखसत हो गई। रघु शेट्टी ने भाई भाई खला में स्थित अपने फ्लैट के एक कमरे को ही अपना ऑफिस बनाया हुआ था, जिसमें बैठा वो टाइपराइटर कूट रहा था, जबकि उसकी पत्नी सुविधा वहां पहुंची। शेट्टी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो सुविधा ने उसकी थकी हुई आंखों और उसके नीचे आई काली झाइयों को खास तौर से नोट किया। क्या है? वो बोला। जाके रेस्ट करो, वो बोली। नहीं कर सकता, मैंने ये रिपोर्ट मुकम्मल करनी है और फिर वापस मुरुड जाना है। अब वापस क्यों जाना है? तुम्हें मालूम है मेरी कार वहाँ रह गई है। वो लड़की भी वापस साथ आएगी? वो लड़की भी वापस साथ जाएगी? नहीं। मुरुड में जब मिली थी वो कहाँ थी? अपनी कार में। कब? रात को कोई वक्त था, याद नहीं। तब तुम कहाँ थे? बीच पर, यार्ड क्लब के बाजू में। वो कार से कहाँ मिली थी तुम्हें? हाँ, क्लब के पार्किंग में या होटल में। होटल कैसे सूझा? रात रेस्ट के लिए होती है। तब अभी इतनी रात नहीं हुई थी। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा? झूठ बोलना मर्दों का कारोबार होता है, खास तौर से जब खास खास तौर से
तब जबकि वजह कोई जवान लड़की हो। वो हंसा। हंसते क्या हो? हंसते क्यों? तू भूल जो जाती है कि मैं जासूस हूँ, मेरा कारोबार जासूसी है, वो नहीं जो तूने बोला। और यूं मुझे कोई लड़की मिलती है तो मेरी उसमें दिलचस्पी कारोबारी होती है, ना कि पर्सनल, समझी? तुम मुरुड से मुंबई उसकी कार में क्यों आए? क्योंकि मुझे उसके खिसक जाने का अंदेशा था। उसके साथ मुरुड में कितने बजे रवाना हुए थे? 3:15 बजे। फिर तो अगला दिन ही हुआ समझो। तुम तो उससे रात में मिले थे, हाँ, लेकिन वो 3 बजे से पहले वहां से रवाना होने को तैयार नहीं थी। 3 बजने तक तुमने उसके साथ क्या करते रहे? अरे भगवान, उसके साथ नहीं था, उस दौरान मैं अपने होटल में था, अकेला अकेला बोला मैंने, सुना? तब वो कहाँ थी मुझे नहीं मालूम। मेरे पास वो 3 बजे ही लौटी थी, जो कि हमारे बीच रवानगी का वक्त मुकर्रर हुआ था। अब तो मुरुड वापस भी तुम्हारे साथ जाएगी? नहीं, पक्की बात? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तू पागल है, नाहक शक करती है। अपने मर्द का नौजवान लड़की का भरी पूरी रात का लंबा साथ हो तो शक अपने आप होता है। नहीं होना चाहिए। आजकल की नौजवान लड़कियां बूढ़ों को भाव नहीं देती। तुम किधर से बूढ़े हो? अभी 40 साल के तो हो। देख, लड़की 22 साल की हो तो वो अपने आप को 17 की समझती है। मर्द 40 का हो तो वो उसे 50 का समझती है, यानी कि बाप की उम्र का। अब सोच, बाप की उम्र मर्द कोई नौजवान लड़की भाव देती है? कोई कोई देती है। चालू हो तो उम्र कहाँ देखती है। और 22 की किधर थी वो? छापे में उसकी जो फोटो छपी है उसमें तो 30 से कम की नहीं लग रही। अखबार की तस्वीरें ऐसी होती हैं, फटाफट खींची जाती है ना, कि इसलिए कि कई बार अखबार की तस्वीर किसी की जवानी की खूबसूरती के साथ इंसाफ नहीं करती। ओहो, तो तुम ये कहना चाहते हो कि असल में वो बहुत जवान थी, बहुत हसीन थी? अरे अरे, मैंने इतनी तवज्जो उसकी तरफ कहाँ दी थी? सारा दिन भाग दौड़ की, तकरीबन रात जागना पड़ा। तब नींद से मेरी आंखों में मुं- तब नींद से मेरी आंखें मूंदी जा रही थी। सारा सारा रास्ता सारा रास्ता मैं तो यूं समझो कि उसकी कार में पैसेंजर सीट पर पड़ा सोया रहा था। बाद में क्या कर रहे थे? तू बा तू बाहरी है क्या? मैं कह रहा हूँ कि मैं सोया रहा था तो पूछ रही। तू बहरी है क्या? मैं कह रहा हूँ मैं सोया था तो पूछ रही बातें क्या कर रहे थे? सोना और बातें करना दोनों काम इकट्ठे हो सकते हैं? खफा क्यों हो रहे हो? काम करने दे मुझे। मैंने ये रिपोर्ट पूरी करनी है और फिर बस पर मुरुड जाना है। क्या करने जाना है? रोजी रोटी कमाने, ताकि मेरे घर चल सके, ताकि तेरे बच्चे पल सके। तफरी करने नहीं, समझी? वो खामोश रही। जा, एक प्याली चाय बना के ला। साबित कर कि मैं तेरी कि साबित कर कि तेरा नाम सुविधा है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ। वो चली गई। उसकी बीवी हमेशा से ऐसी थी, हर बात पर सवाल करती थी, हर बात पर शक करती थी, हर बात की रिपोर्ट मांगती थी, और ऐसा करना वो अपना हक समझते थे। उसकी बातों में फंसकर वो मुंह से निकाल बैठा कि दिव्या मेहता से मिलने उसके साथ मुंबई के लिए रवाना होने के बीच में 3-4 घंटे का वक्त था। अब उसने उस वक्फे के बारे में ही सोच सोच कर हलकान होना था, और मौका लगते नए सवाल पूछने लगने थे। उसे वो मौका न देने के लिए उसने चाय पिए बिना ही निकल जाने का फैसला किया। प्रफुल्ल कोठारी का पित्त ओसवाल हैवी लंच करके सौंफ और मिश्री चबाते 2:30 बजे के करीब अपने ऑफिस वापस लौट रहे थे। कपिल ओसवाल यूं राह चलती लड़कियों को ताड़ रहा था जैसे वो कोई निहायत ज़रूरी काम हो और जिसे न करने की सूरत में उस पर कोई एक्शन हो सकता हो। डैडियो, वो रंगीन लहजे में बोला, सी डैट ट्रिपल बी एंड इट योर ओल्ड हार्ट आउट। कोठारी ने टाइट जीन्स और ट्यूब टॉप पहने पहने जाती लड़की को देखा। बढ़िया, ओसवाल बोला। हाँ, ये ट्रिपल बी क्या होता है? नहीं मालूम? नहीं। बिग ब्रेस्टेड बिच। छोटे, लानत है तेरे पर।
ओसवाल एक आंख दबाकर हंसा। दोनों रोजवुड चैम्बर्स में दाखिल हुए और आगे अपने फ्लोर पर पहुंचे। उन्होंने अपने ऑफिस में कदम रखा तो सेक्रेटरियल डेस्क पर से राधिका खरे ने सिर उठाया। कोई फोन ऑन आया? कोठारी ने पूछा। यस सर, वो अदब से बोली। आपके पीछे सोलंकी एंड ढोलकिया सोलिसिटर्स ने यहाँ के मिस्टर जयंतीलाल सोलंकी का फ़ोन आया था कि यहाँ से मिस्टर जयंतीलाल सोलंकी का फ़ोन आया था। कॉल बैक को बोला है उन्होंने। और कोई ख़ास कॉल नहीं आया। मिस्टर सोलंकी को फ़ोन लगाऊं सर? अभी नहीं, आज लंच थोड़ा हैवी हो गया है, ज़रा सेटल हो ले फिर बात करेंगे मिस्टर सोलंकी से। वो फिर फ़ोन करें तो क्या बोलूँ? बोलना भी हम लंच से नहीं लौटे। राइट सर। राधिका खरे कोई 25 साल की मामूली शक्ल सूरत की और सांवली रंगत वाली लड़की थी जो बहुत साफ सुथरी और सलीके में रहती थी। चेहरे पर कोई रंग रोगन लगाती थी तो वो इतना हल्का होता कि दिखाई नहीं देता था। दफ्तर में सलवार कमीज या साड़ी पहनकर ही आती थी और सारा दिन मशीन की तरह काम करती थी। उसकी बाबत कोठारी का जाती ख्याल था कि अगर वो ना होती तो उतने काम के लिए उन्हें एक स्टेनोग्राफर और 2 टाइपिस्ट रखने पड़ते। वैसे भी तनख्वाह उसे वहाँ मिलती थी, उसमें फैंसी कपड़ों और सज्जे की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कोठारी का वो मेज, कुर्सी, टाइपराइटर, फाइलिंग कैबिनेट वगैरह की तरह ऑफिस फर्नीचर की आइटम ही जान पड़ती थी, इसलिए वो उसके साथ फर्नीचर आइटम की तरह पेश आता था। अलबत्ता ओसवाल आदत से मजबूर कभी कभार उससे कोई छोटी मोटी चुलाबाजी कर लेता था। पिछले महीने एक रोज़ उसने काफ़ी सारी कागजी तैयारी के साथ बेंगलोर के लिए रात की गाड़ी पकड़नी थी, तो राधिका का ऑफिस आवर्स के बाद भी काफ़ी सारी डिक्टेशन टाइप करने के लिए रुकना पड़ा था। वो काम मुकम्मल हुआ तो ओसवाल ने उसे डिनर के लिए करीबी रेस्टोरेंट ले गया था, जहाँ से वो वापस ऑफिस लौटे थे। और फिर ओसवाल अपने कागजात समेट कर रात 11:30 बजे की गाड़ी पकड़ने स्टेशन चला गया था। दोनों पार्टनर्स सीनियर पार्टनर के ऑफिस में जाकर बैठे थे। दूसरी पार्टी से बात फाइनल हो गई है छोटे। कोठारी संतुष्ट भाव से बोला। वीकेंड तक फुल पेमेंट हो जाएगी। अब बोल, खुश? बहुत, ओसवाल बोला। लेकिन डैडियो, ये सोलंकी क्यों फ़ोन खड़का रहा है? कहीं उसे चिट्ठी की खबर तो नहीं लग गई? कैसी चिट्ठी, कैसी खबर? लंच की खुमारी में हो अभी? मोडक की चिट्ठी, उसके पोस्ट किए जाने की खबर। सोलंकी को किसी तरीके से पता तो नहीं चल गया कि मोडक शनिवार को मंजूरी की चिट्ठी हमें पोस्ट करके मारा था? अरे, अब क्यों छोड़ता है इस किस्से को? कोठारी तनिक खोज कर बोला। चिट्ठी हमें नहीं मिली। शनिवार की पोस्ट की गई चिट्ठी आज सुबह की डाक में यहाँ पहुँचनी चाहिए थी, नहीं पहुँची। हमने खास तौर से राधिका से चिट्ठी की बाबत पूछा था, उसने जवाब दिया था कि ऐसे कोई चिट्ठी नहीं आई थी। अब बोल, क्या वांदा है? कोई नहीं। और तू बार बार इस किस्से को छेड़ना बंद कर, दीवारों के भी कान होते हैं। बेध्यानी में कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकल गया, किसी ने सुन लिया तो पंगा पड़ जाएगा। मैं ध्यान रखूंगा। सोलंकी का फ़ोन चिट्ठी की बाबत होगा। और किसी की बाबत होगा? हम उसकी राधिका से भी बात करा देंगे जो कंफर्म करे कि चिट्ठी नहीं आई थी। ठीक। सोलंकी बड़े हद से ब्लफ मारने की कोशिश करेगा कि उसे निश्चित रूप से मालूम था कि मोडक ने चिट्ठी डिक्टेट कराई थी, उस पर साइन किया था और उसे पोस्ट करने के लिए तैयार करवाया था। हमारा जवाब यही होगा कि सब किया होगा उसने। पोस्टेज के साथ चांदी का वर्क भी लगाया होगा, लेकिन पोस्ट नहीं की होगी। जेब में रख के भूल गया होगा, या जिसे पोस्ट करने को दी थी वो जेब में रख के भूल गया होगा, या पोस्ट कर पाने से पहले ही उसका कत्ल हो गया होगा, या आखिरी क्षण पर उसका ख्याल बदल गया होगा और उसने चिट्ठी फाड़ के फेंक दी होगी, या चिट्ठी को चूहा घसीट ले गया होगा, कबूतर उड़ा ले गया होगा। हमें नहीं पता क्या हुआ। जो हमें पता वो है कि चिट्ठी हमें नहीं मिली। सोलंकी बहुत कड़क बोलता है। राधिका उसके रूम में आ गई तो रूम में आके ही वही कहेगी जो उसकी निगाह में हकीकत है। और उसकी निगाह में हकीकत ये है कि चिट्ठी नहीं आई थी।
उसने सबसे पहले ऑफिस में आकर खुद डाक हैंडल की थी, चिट्ठी उसमें नहीं थी। ठीक। फिर भी हम उसे समझा देते हैं कि इस मामले में उसने किसी का रौब नहीं खाना है। कोई हड़का के सवाल पूछे तो जवाब के मामले में कंफ्यूज नहीं होना है, अपने पर कंट्रोल रखना है और दिलेरी से सच्चा और सीधा जवाब देना है। बढ़िया, जरा बुलाओ उसे। मुझे जरा बाल कटवाने और फेशियल कराने जाना है, वो उठता हुआ बोला। मैं उसे भेजता भेजता जाता हूँ, आप खुद ही बात करना कर लूँगा। वो गऊ गणेश लड़की है, झूठ बोलना उसने आता ही नहीं। बस ये समझना कि घबराए नहीं, कंफ्यूज ना हो। गऊ गणेश क्या है ही गाय। इसी पर मुझे एक बात सूझी है क्या, नया डील क्लोज हो जाए, रकम हमारे हाथ में आ जाए, फिर हम नरीमन पॉइंट पर एक बड़ा ऑफिस लेंगे जो अमेरिकन स्टाइल से फर्निश्ड और डेकोरेटेड होगा, और जिसमें हमारी अलग अलग प्राइवेट सेक्रेटरी होंगी। और वो कैसी होंगी ये बताना पड़ेगा छोटे। नहीं, ऐश्वर्या राय सुष्मिता सेन जैसी होंगी। अभी समझा। तब राधिका का क्या होगा। बतौर स्टेनोग्राफर और सेक्रेटरी उसकी एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं, और कहीं और उसे कहीं और नौकरी तलाश कर लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया, मैं चलता हूँ। एक बात और सुन के जा। बोलिए। तू ड्रिंक बहुत करता है, कुछ दिन अपने ड्रिंक्स पर कंट्रोल रखना। मैं नहीं चाहता नशे में किसी के सामने तेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसके लिए होश में आने पर तुझे पछताना पड़े। ऐसा नहीं होगा। फिर भी ताकीद है, सिर्फ ये हफ्ता ड्रिंकिंग पर कंट्रोल रख, उसके बाद भले ही उसमें गोते लगाना। ओके। छोटे इस मामले में मुझे तेरा फर्जी सजावटी जवाब नहीं, पक्का ही वादा चाहिए। किया ना डैडियो। आई गिव यू माई वर्ड, नो रेकलेस ड्रिंकिंग ड्यूरिंग दिस वीक। जीता रहे। वो चला गया। एक मिनट बाद राधिका खरेन ने भीतर कदम रखा। आपने बुलाया सर। वो अदब से बोली। हाँ, कोठारी मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन डिक्टेशन लेने के लिए नहीं, जरा बैठो और मेरी बात सुनो। वो एक विजिटर चेयर पर बैठ गई। कोठारी ने आंख भरकर उसकी तरफ देखा। ऐसी बुरी तो नहीं थी साली, उसने मन ही मन सोचा। फिगर बढ़िया थी, सामने से तो बहुत दिलकश तरीके से फूली हुई थी। खाली फैशन नहीं करती थी, मेकअप नहीं करती थी, बाल सेट कराने मार पार्लर नहीं जाती थी, पुत्री पाठशाले की बहन जी जैसी शक्ल बनाकर रखती थी। उसने बेचैनी से पहलू बदला। आज हमारा एक बहुत बड़ा डील सेटल हुआ है, कोठारी बोला। डील में एक लोचा आ गया है जो गणपति बप्पा की मेहरबानी से अपने आप ही निकल गया है। हमें करोड़ों का फ़ायदा हुआ है। हम बड़ी कामयाबी थी ये हमारे वास्ते। बधाई सर। थैंक यू, लेकिन वो कामयाबी मुमकिन ना होती अगर आज सुबह पहले डाक से एक ख़ास चिट्ठी यहाँ पहुँच गई होती। ख़ास चिट्ठी? हाँ, विलासराव मोडक नाम के एक शख्स की ख़ास चिट्ठी। राधिका की बाहें टूटी। हमारे पीछे सोलंकी एंड ढोलकिया सोलिसिटर्स के जिस जयंतीलाल सोलंकी ने फ़ोन किया था वो इस विलासराव मोडक का वकील है। विलासराव मोडक अब इस दुनिया में नहीं है। शनिवार दोपहर बाद किसी वक्त मुरुड के समुद्र तट पर खड़े उसकी यार्ड में उसका कत्ल हो गया है। शनिवार उसकी वो चिट्ठी पोस्ट करने की मर्जी थी, लेकिन किसी वजह से नहीं की कि या नहीं कर सका। कहने का मतलब कि वो आज सुबह जो पहली डाक यहाँ डिलीवर हुई थी उसमें वो चिट्ठी नहीं थी। तुमने हमेशा की तरह आज सुबह भी डाक हैंडल की थी की ही थी? यस सर। हमेशा हमेशा की तरह तमाम चिट्ठियाँ खोली थी। यस सर। उनमें विलासराव मोटक की कोई चिट्ठी होती तो वो बराबर तुम्हारी निगाह में आई होती। मेरे ख्याल से हाँ। ख्याल से नहीं, ये यकीन से बोलो। कोठारी का सर तनिक सख्त हो उठा। ये ऑफिस तुम चलाती हो, डाक हैंडल करना तुम्हारा काम है। हर चिट्ठी के पढ़ के उसकी अहमियत के मुताबिक उसको आगे मुझे या कपिल को पुट अप करना तुम्हारा काम है। जिसके जवाब की डिक्टेशन मिले उसे टाइप करना, ओरिजिनल को पोस्ट करना और कॉपी को चिट्ठी के साथ तरतीब से फाइनल करना तुम्हारा काम है। मैंने गलत कहा? जी नहीं। तो अपने काम को रूटीन की तरह सुबह की डाक में विलासराव मोड की कोई चिट्ठी होती तो तुम्हारी जानकारी में आई होती। जी हाँ। बस इतनी सी बात है जो तुमने याद रखनी है। इस बाबत और दाएं बाएं तुमने सिर नहीं खपाना।
आइंदा दिनों में कभी सोलंकी या कोई दूसरा वकील उस बाबत तुमसे कोई सवाल करे और तुमसे जीरा करके तुम्हें खास वकीलों जैसा कोई चक्कर देने की कोशिश करे, तो तुमने चक्कर में नहीं आना। तुमने वही कहना जो सच है। ठीक है? जी हाँ। और जवाब अपने ख्याल से नहीं देना, अपने यकीन से देना। मैं नहीं मैं नहीं कहना ये नहीं कहना कि शायद ऐसी कोई चिट्ठी नहीं आई थी, बल्कि कहना कि तुम्हें खूब याद है कि विलासराव मोटक की कोई चिट्ठी आज सुबह यहाँ नहीं पहुँची थी। समझ गए? जी हाँ। गुड। अपनी सीट पर जाओ और जयंतीलाल सोलंकी से मेरी बात कराओ। उसने उठने का उपक्रम न किया। वो वैसे गाय की तरह उसकी तरफ देखते रही, जो कि उसका स्टाइल था और जिससे अमूमन कोठारी को खींच होती थी। तुम जा सकती हो, वो सख्ती से बोला। सर, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। वो दबे सर में बोले। ज़रूर, लेकिन क्लोजिंग टाइम पर करना, अभी मैं बिज़ी हूँ। बात बहुत ज़रूरी है सर। किसके लिए ज़रूरी है? मेरे लिए। ऐसी क्या बात है? आपको याद होगा पिछले महीने कपिल जी एक बड़ा डील हैंडल कर रहे थे, जिसके सिलसिले में रात 11:30 बजे की ट्रेन से उन्हें बंगलोर जाना पड़ा था। हाँ, याद है। तो उस डील की ताल्लुक रखती काफ़ी सारी डिक्टेशन उन्हें मुझे दी थी, जिसकी टाइप मुकम्मल करने के लिए मुझे ऑफिस की क्लोजिंग टाइम से काफ़ी देर बाद यहाँ रुकना पड़ा था सर। उस रोज़ रात 11 बजे तक मैं ऑफिस में ही थी। तो क्या हुआ? अगर तुम ओवर टाइम करनी चाहती हो या यहाँ काम ज़्यादा होने का हवाला देकर अपनी तनख्वाह में कोई इजाफा चाहती हो तो साफ बोलो। वैसे तो मैं नहीं समझता कि तुम्हारी तनख्वाह कोई कम है। सच पूछो तो उसको इस बात की निगाह में रखकर फिक्स किया गया है कि तुम तुम्हें कभी कभार आफ्टर ऑफिस आवर्स भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन इसलिए सर, वो बात नहीं है। मुझे अपनी तनख्वाह से कोई शिकायत नहीं। तो फिर क्या बात है? सर, उस रात कपिल जी ने यहाँ की तन्हाई में मेरी तरफ कुछ खास ही तवज्जो दी थी। क्या मतलब? अब मैं क्या बोलूँ? वो वो जो बोलना है सो बोलो। सर, बात जुबान पर नहीं लाई जाती। राधिका, राधिका, फॉर गॉड सेक कम टू द पॉइंट। आई डोंट हैव ऑल डे फॉर यू। सर, उन्होंने मेरी मेरी इज्जत लूट ली। क्या? सर, ही फोर्स मी टू हैव सेक्स विद हिम। लंबी हुंकार के साथ कोठारी कई क्षण खामोश रहा, फिर बोला, राधिका, ये तुम्हारा जाति मामला है। जी। कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 25। तो फिर तुम बच्ची हो। रोटी को चोची कहती हो। वो ठीक है, लेकिन जोर जबरदस्ती की उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की उसने तुम्हारे साथ बलात्कार किया। वो तो नहीं, लेकिन तो जो काम आपसी रजामंदी से हुआ सर, मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ। तो और क्या कर रही हो? मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके वाक़ये के बाद कपिल जी मेरे साथ बेरुखी से पेश आने लगे हैं। वापसी के बाद थोड़ा सा अरसा तो ठीक ठीक पेश आए, लेकिन फिर बेजार होकर दिखाने लगे। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं कि उन्हें उन्हें अरे बोलो, क्या करना चाहिए उसे? सही कदम उठाने चाहिए। सही कदम? कौन से सही कदम? आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। शादी करनी चाहिए। क्या? सर, मैंने उसके साथ जो किया, ये सोच के किया कि उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत की थी। वो हमेशा के लिए मुझे अपना बनाना चाहते थे। कपिल ने कहा था ऐसा? साफ तो नहीं कहा था, लेकिन क्या लेकिन? क्या लेकिन? राधिका, ब्रेक लगा कर मत बोलो। जो कहना है एक ही बार कहो और साफ कहो। सर, कोई लड़की जब अपना तन मन किसी के हवाले करती है तो यही सोचकर करती है कि उसका जीवन साथी बनने वाला है। उसे मर्द की आंखों में ये आश्वासन दिखाई देता है कि वो खुद को समर्पिता बनने के लिए तैयार कर पाती है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग के साथ ऐसा रिश्ता बन चुकने के बाद बेरुखी तो ठीक नहीं, ये तो छल है। मुझे नहीं पता क्या है। कोठारी झुंझलाए स्वर में बोला, बट मैरिज इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। जी। कपिल ने अभी अपना करियर बनाना है, ज़िंदगी में किसी मुकाम पर पहुंचना है। ऐसे में अभी वो अपने आप को शादी के बंधन में कैसे बांध सकता है, और वो भी एक मूड सेक्रेटरी से? गलती तुम्हारी है राधिका, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए था।
अपने एम्प्लॉयर को लुभाकर अपने पर आशिक करवाना एक छिछोरी हरकत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, वो रुआ से स्वर में बोली। जो किया कपिल जी ने किया। तुमने क्यों करने दिया? क्योंकि मुझे उनसे बदनीयती का कोई अंदेशा नहीं था। मुझे उनकी सदाशता की सदैशता पर एतबार था। क्यों था? तुमने एक गलत फैसला किया तो उसका खमियाजा भी तो तुम ही भुगतोगी। सिर्फ मैं? हाँ, सिर्फ तुम, क्योंकि फैसला गलत फैसला था तुम्हारा। सर, फैसला गलत नहीं था। दिल के फैसले गलत नहीं होते। होते हैं, हमेशा होते हैं। इसलिए दिल की जगह दिमाग से फैसले किए जाते हैं। तुमने दिमाग से फैसला किया होता तो ये नौबत ना आती। तो भी आती। अब छोड़ो छोड़ो वो किस्सा। जो जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे की सोचो। आगे की सोचो और प्रैक्टिकल बनो। 25 साल कोई खास उम्र नहीं होती। अभी तुम्हारे सामने सारी ज़िंदगी पड़ी। देखना बहुत जल्दी कोई दूसरा नौजवान। सर, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? क्या मुझे गुमराह कर रहे हैं? अरे नहीं, औरत की असम माचिस की तीली की तरह होती है। एक बार जली की गई। कोठारी हकबकाया सा उसका मुंह देखने लगा। मैं बहुत सेंसिटिव लड़की हूँ। कपिल जी के बदलते तेवरों से मैं शुरू में भाग गई थी, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर निगाह रखना मेरी आदत है। कई ऐसी बातें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आती हैं कि आ, किसी आम आदमी की तवज्जो में नहीं आती, लेकिन मेरी तवज्जो में सहज और स्वाभाविक तौर पर आती हैं, अनायासी आती हैं। क्या मतलब हुआ इसका? वही बताने जा रही हूँ। मसलन ये बात ऑफिस में और किसी के तवज्जो में नहीं, सिर्फ मेरी तवज्जो में आई है कि आज सुबह सवेरे डाके की आमद के टाइम से पहले आप वहाँ ऑफिस में थे। आपने डाक आने का इंतज़ार किया था। डाक आई थी तो उसे हैंडल किया था, और फिर मेन डोर में बनी डाक की झिर्री में जानबूझकर यूँ डाला था कि वो उसमें फंस कर रह जाती। जैसा कि चिट्ठियाँ ज़्यादा हों तो होता है। इत्तेफाक से आज चिट्ठियाँ ज़्यादा थीं, इसलिए आपने सोचा कि उनको उनका ज़िर्री में फंसा मिलाना ज़्यादा स्वाभाविक लगता है। कोठारी की नेत्र फैले। एक झटके साथ वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठा। सर, मेरी जगह कोई दूसरा होता तो उसने ये बात ना नोट की होती कि ऑफिस में यहाँ आप अपने केबिन में आकर बैठने की जगह आप बाहर मेरे डेस्क पर बैठे थे। आपको डाके का इंतज़ार था, जिसकी आमद को खबर आपको या भीतर केबिन में बैठे न लग पाती, इसलिए आप बाहर मेरे डेस्क पर बैठे, जहाँ से आप आसानी से डाके को झिर्री पर निगाह जमाए रह सकते थे। नॉनसेंस। कोठारी का दिल डूब रहा था, लेकिन प्रत्यक्ष वो दिलेरी से बोला। डाके के इंतजार में बाहर बैठा आपने अपना फेवरेट सिगार सुलगाया था। मेरे डेस्क पर एस्ट्रे न होने की वजह से, जिसकी राख आपने डेस्क के नीचे झाड़ दी थी। पणजी की टोबैको कंपनी का सिगार खास तौर से आपके लिए बनाती है। उसके गिर्द लपेटे पेपर की रिबन पर आपका नाम छपा होता है, और वो रिबन भी मेरे डेस्क के नीचे पड़ा मिला मुझे। आप कहेंगे कि रिबन आपके केबिन से उड़कर वहां पहुंच गया होगा, सिगार की राख भी यूं वहां पहुंच गई होगी, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है। आप जानते हैं कि शनिवार शाम को दफ्तर बंद होने के बाद जमादार यहाँ खास सफाई करता है और हर कोना खुदरा झाड़ पोंछ कर और हर चीज़ चमका के जाता है। लिहाजा कोई कागज़, कोई कचरा, कोई राख मेरे डेस्क के नीचे पहले से पड़ी नहीं हो सकती। फिर आपके वहाँ बैठकर आज का अखबार भी तो पढ़ा था, जिसके मुख पृष्ठ पर विलासराव मोटर की कत्ल की खबर छपी थी। कोठारी ने मुंह बाय उसकी तरफ देखा। आज के अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित म्यूजिक कॉन्सर्ट का डिस्काउंट कूपन था, जिसके बदले में टिकट खरीदने वाले को 25% का डिस्काउंट हासिल हो सकता था। उस कूपन पर आज की तारीख थी। आपने अपनी आदत के मुताबिक उस अखबार को सीधे बिजनेस सेक्शन पर खोला था। वो कूपन नीचे गिर गया था और आपको खबर नहीं लगी थी। कोठारी खामोश रहा। और और डाकी के डाक और डाकी डाकी के डाक डाल कर जाने की स्टाइल में भी एक खासियत है।
जिसकी आपको खबर नहीं, क्योंकि डाक हैंडल करना आपका काम नहीं, वो मेरा काम है। इसलिए मुझे खबर है कि हमारा नफासत पसंद और नौजवान डाकिया डाक को पहले एक खास तरकीब देता है, फिर जरिए में धकेलता है। उस तरतीब के मुताबिक चिट्ठियों पर टिकट लगा और पता लिखा। रुख हमेशा ऊपर होता है और छोटे लिफाफे ऊपर होते हैं, बड़े लिफाफे नीचे होते हैं। यानी कि वो उनको उनके साइज के हिसाब से उन्हें तरतीब देकर झिर्री में डालता है। आज सुबह जब मैंने झिर्री में अटकी डाक निकाली थी तो उसमें ऐसी कोई तरतीब नहीं थी। छोटे बड़े और बड़े लिफाफे आपस में गड्ढ-मड्ढ थे और उन सबको डाक टिकट वाला रुख भी ऊपर की तरफ नहीं था। कोई लिफाफा उल्टा था, कोई सीधा था। सर, मेरी आदतन ऐसी डिटेल्स पर निगाह पड़ती है, इसलिए आज भी पड़ी मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि मेरी आमद से बहुत पहले आप यहाँ थे, डाक हैंडल कर चुके थे। फिर मेरा ये समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं थी कि आप डाक हैंडल करने के लिए यहाँ आए थे। मैं बहुत सेंसिटिव लड़की हूँ, इसलिए ये तमाम बातें भाप पाई। अब आप ही सोचिए कि कपिल जी के व्यवहार से मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। आप सोचिए कि जब मैं कोई सिगार की राख, उसका उसका आपका नाम लिखा रिबन, डिस्काउंट कूपन, डाक की तरतीब जैसी छोटी बातें नहीं भुला पाती, तो कपिल जी के नाक बेरुखी जैसा बड़ी बात कैसे भुला पाऊंगी। वो खामोश रह गई। कहीं क्षण दोनों के बीच बड़ा बोझ सन्नाटा छाया रहा। क्या चाहती हो, आखिरकार कोठारी बोला। मैंने क्या कहना है सर, वो उदासीन भाव से बोली। मैं एक मामूली लड़की हूँ और मामूली लड़की की चाहत भी तो मामूली ही होगी। फिर भी कुछ चाहती हूँ तो आपके माध्यम से कपिल जी को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं उस रात के बाद उस से मन वचन कर्म से उन्हें अपना मान चुकी हूँ, इसलिए अब मेरे दिल में बनी उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं चाहती हूँ मेरे मन में उनके लिए जो भावना है वो समझें और वैसी भावना से मुझे नवाजें। मेरे से कोई भूल हुई हो तो मैं उसकी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। कोई चूक हुई हो तो सुधारने को तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप कपिल जी को यकीन दिलाएं कि मैं हर तरह से उनकी उन, उनके काबिल पत्नी बनकर दिखाऊंगी। यही चाहती हो? किसी और बात पर समझौता नहीं करोगी? मैं ज़िंदगी का दारोमदार इसी बात पर है सर। आप कपिल जी से बात कीजिए, मौजूदा हालत में शायद उन्हें इनकार ना हो। मौजूदा हालत में? जी हाँ, मौजूदा हालात में आपके बड़े बिजनेस डील से ताल्लुक़ रखते मौजूदा हालत में, और क्या। और मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा, इससे पहले कि मिस्टर सोलंकी मेरे से बात करें, आप कपिल जी से बात कर लें। आप पहले बात नहीं करेंगे तो मुमकिन है अपनी ज़हनी टेंशन के हवाले पर वकील साहब के सामने मेरा मुँह से कुछ निकल जाए। राधिका, यकीन नहीं आता कि मेरे सामने तुम बैठी हो और जो मैं सुन रहा हूँ वो तुम कह रही हो। राधिका खामोश रही। अच्छी बात है, हथियार डालता कोठारी बोला। मैं कपिल से बात करूंगा, मेरी सोलंकी साहब से बात होने दो, होने से पहले। हाँ भाई, उससे पहले वो उठ खड़ा हुआ। मैं जाकर कपिल को पकड़ता हूँ। मेरे पीछे सोलंकी का फ़ोन आए तो बोलना मैं ऑफिस में नहीं हूँ और शाम से पहले लौटने वाला नहीं हूँ। राइट सर, मुझे उम्मीद है मैंने जो कहा आप उसके लिए मुझे माफ़ करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बराबर। मेरे मन पर भारी बोझ था जो कि उतर गया है। अब मैं लगन से और हिम्मत से हर काम कर सकूंगी, जैसा कि मिस्टर सोलंकी के रूबरू होने का काम। आई अंडरस्टैंड नाउ, गेट अलोंग। पेज नंबर 186।